ये है द टेरर कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने पिछली कहानी नहीं देखी और इसे काफी विस्तार से समझना चाहते हैं तो पहले वो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1845 में एरेबस और टेरर जहाजों ने आर्कटिक की ओर अपना समुद्री सफर शुरू किया। हमने जब कहानी शुरू की तो वो साल 1846 से की, यानी कि इन्हें 1 साल हो चुका था। सबसे पहले बीमारी के कारण इनके 3 आदमी मारे गए जिन्हें बीचे आइलैंड पर दफनाया गया। फिर जब ये आर्कटिक के क्षेत्र में दाखिल हुए तो केबिन क्रू में से एक लड़का डेविड यंग बीमार हुआ और मर गया। सर जॉन फ्रैंकलिन, फ्रांसिस क्रोजियर और जेम्स फिट्जजेम्स ये वो ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं जो इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। कहानी के कुछ और किरदारों से भी हम मिले, जैसे केबिन क्रू में मिस्टर हिकी और एक डॉक्टर गुडसर। किंग विलियम आइलैंड के करीब इन्हें एक फैसला करना था और सर जॉन फ्रैंकलिन ने गलत फैसला किया, एक कठिन रास्ते को चुना और 6 दिन बाद बर्फ का कहर उन पर टूट पड़ा। सर्दी का मौसम आया, समंदर जम गया और दोनों ही जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गए। अब 8 महीने गुजर चुके हैं। एरेबस और टेरर अभी भी बर्फ में फंसे हैं। ये 8 महीने सख्त सर्दी में गुजरे और इनके पास उम्मीद थी कि जब गर्मियों का मौसम आएगा बर्फ पिघल जाएगी और ये प्रशांत महासागर की ओर अपना सफर शुरू करेंगे। गर्मियों का मौसम तो कैलेंडर के हिसाब से शुरू हो चुका था, मगर अभी तक बर्फ पिघलने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं 8 महीने दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में रहने का, जहां ना मदद आ सकती है ना ही वहां से निकला जा सकता है। सर्दी या बर्फ में फंसना, बीमारी, भूख, इस सबसे बढ़कर भी चुनौती वाला काम ये था कि लोगों को काबू में रखना, उन्हें उम्मीद देना कि सब ठीक हो जाएगा। अभी तक तो सर जॉन, फ्रांसिस और जेम्स को ऐसी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था, पर क्या पता भविष्य में क्या हो जाए। खैर, शुरुआत होती है एरेबस जहाज से। हम देखते हैं कि सर जॉन और जेम्स जहाज के इंजन को लेकर मिस्टर गीक से बातचीत कर रहे थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हें यहाँ फंसे हुए 8 महीने गुजर चुके हैं और इस बीच ये इंजन को ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मिस्टर गीक कहते हैं कि इंजन की हालत ठीक है, बस सर्च पार्टी से कोई अच्छी खबर आ जाए तो मैं इसे 1 दिन में ही ठीक कर दूंगा। उम्मीद है वो इस बार कोई अच्छी खबर लाएंगे। यहाँ हमें जहाज के इंजन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। दरअसल एरेबस के लिए जिस इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है वो रेलगाड़ी का इंजन था जिसे कोयले से चलाया जाता। इसके बावजूद ये इंजन जहाज के लिए बढ़िया काम करता था। हालांकि ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका था, नया नहीं था, पुराना था। तो जैसे कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो ये लोग पूरब और पश्चिम में 2 लीड पार्टीज भेजने वाले हैं ताकि 2 बातों का पता लगा सके। सबसे पहले कि बर्फ पिघलना शुरू हुई है या नहीं, और दूसरा कि ये किंग विलियम लैंड से कितनी दूरी पर है, क्योंकि 8 महीने पहले सर जॉन ने फ्रांसिस की बात नहीं मानी थी और अब वो यहाँ फंस गए। तो फ्रांसिस अब ज्यादा इनसे मिलते नहीं। हालांकि वो जाहिर नहीं करते, मगर वो नाराज जरूर थे कि उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया गया। जेम्स सर जॉन से पूछते हैं कि आज हमें फ्रांसिस के दर्शन होंगे या नहीं, जिस पर सर जॉन कहते हैं कि मुझे तो उम्मीद है, बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। जिससे हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि इनके बीच हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। जाहिर है फ्रांसिस ने इन्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तो उसकी किसी ने नहीं सुनी और अब ये सभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन शुरुआत से ही हम फ्रांसिस और सर जॉन के बीच मतभेद महसूस कर सकते हैं। फ्रांसिस का सर जॉन से नाराज होना, इसके पीछे एक और वजह भी है, वो पर्सनल है। सिर्फ ये नहीं कि उसके फैसले को माना नहीं गया। खैर, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब बाहर हम देखते हैं कि जवानों की 2 टोलियां स्काउटिंग मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। वो 2 अलग अलग नावों में जरूरी सामान भर रहे थे। मिस्टर गुडसर भी एक टोली का हिस्सा है। सर जेम्स उन्हें भाषण देते हुए कहते हैं कि इलाके का अच्छे से जायजा लो। उम्मीद है कि आप लोगों की मेहनत से हम सर्दियों के इस कहर से आजाद हो जाएंगे। फिर वो ग्राहम को आगे बुलाते हैं जो पार्टी को लीड कर रहे थे। सर जॉन उसे कहते हैं कि अच्छी खबर लेकर लौटना ग्राहम, जिसके बाद ये टोली अपने अपने नाव लेकर आगे बढ़ते हैं। दरअसल इन सर्च पार्टीज को भेजने का मकसद बर्फ के लिहाज से जहाजों के लिए एक बेहतर दिशा ढूंढना था। 2 लीड पार्टीज निकली, एक पूरब में और दूसरी पश्चिम में।
केबिन में सर जॉन फ्रांसिस से मिलने आते हैं। सर जॉन कहते हैं कि फ्रांसिस पुरानी कड़वी बातें भूलकर हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए, जिस पर फ्रांसिस कहते हैं कि हम दुश्मन बने ही कब थे सर। जॉन कहते हैं कि आप पूरी सर्दियां एरेबस से बचते रहे, अगर मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूं तो इसे कोई फायदा होगा, जिस पर फ्रांसिस कहते हैं कि मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है, मैं नाराज नहीं हूं आपसे। सर जॉन कहते हैं कि अब तो गर्मियां भी आने वाली है, उम्मीद है कि ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत होगा। फ्रांसिस कहते हैं कि सर्दियां तो यहाँ बस नाम की ही होती है सर जॉन, मुझे तो लगता है कि इस बार कुदरत भी हमारा साथ नहीं देना चाहती और हमारे हाथ में सिर्फ हमारे जहाजों के कमान के अलावा और है ही क्या। सर जॉन कहते हैं कि मैं तुम्हारे जहाज पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, क्या तुम मेरे जहाज पर नहीं आओगे? तो फ्रांसिस कहते हैं कि मैं एरेबस पर जरूर आऊंगा, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद सर जॉन वहां से चले जाते हैं, मगर जाते जाते वो ड्राफ्ट को ठीक करने का काम बता देते हैं। सर जॉन जब एरेबस में लौट आए तो जेम्स इस बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है कि मैं अब तक उन्हें पूरी तरह अपने भरोसे में नहीं ले पाया। इस पर जेम्स कहता है कि आपने उनके लिए सब कुछ किया और वैसे भी इस अभियान के लिए वो किसी की भी पहली पसंद नहीं थे। आप फ्रांसिस की इस उदासी का अपने ऊपर असर मत होने दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। एक काबिल कप्तान की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हालात को काबू में रखे और इसीलिए सर जॉन चिंतित थे कि कहीं उनके बीच बात बिगड़े ना। लीड पार्टी को गए 1-2 दिन गुजर चुके थे। सर जॉन और जेम्स जब बातें ही कर रहे थे तो उन्हें खबर दी जाती है कि पहली लीड पार्टी लौट आई है, जिसे ग्राहम लीड कर रहे थे। ये लोग पूरब में गए थे। सर जॉन और जेम्स उनके पास आते हैं। लेफ्टिनेंट ग्राहम बताते हैं कि हमने पूरब में 18 किलोमीटर सफर किया, लेकिन दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। इसके अलावा हमें खाने को लेकर भी थोड़ी दिक्कत आई, काफी खाना सड़ चुका था सर। लेफ्टिनेंट को निराश देकर सर जॉन कहते हैं कि निराश मत हो ग्राहम, हमें थोड़ा तो अंदाजा था कि पूरब दिशा में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। वो आदेश देते हैं कि इसके लोगों को अच्छा खाना दिया जाए और उसे हौसला भी देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उस समय सर जॉन सूरज को देखते हुए कहते हैं कि इस जगह को अपना घर मानना अजीब सा लगता है, और फिर वो अतीत की यादों में खो जाते हैं। एक बात हमें ये भी पता चलती है कि फ्रांसिस क्रोजियर को सोफिया नामी औरत से प्यार था और सोफिया असल में सर जॉन की बांजी थी और सर जॉन नहीं चाहते थे कि सोफिया उससे शादी करे। शायद कोई कारण रहा होगा। 2 बार फ्रांसिस ने सोफी को प्रपोज किया था, मगर सर जॉन की वजह से सोफिया ने इनकार कर दिया और एक बार तो फ्रांसिस ने इनकी बातें भी सुन दी थी, जिससे उसे बहुत दुख होता है। और यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि सर जॉन किन पुरानी कड़वी बातों की बात कर रहे थे। खैर वो सब तो गुजर गया, अब सिर्फ ये बात मायने रखती है कि ये लोग यहाँ क्या करते हैं या इनके साथ आगे क्या होगा। पश्चिम जाने वाली पार्टी अभी लौट के नहीं आई थी, उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था और उसे लीड पार्टी में गुडसर भी थे। खैर उस लीड पार्टी के बारे में जानने से पहले हमें कुछ और भी जानना होगा जो एरेबस पर हुआ। हाई रैंक ऑफिसर्स में से लेफ्टिनेंट जॉन अर्विंग जब गोदाम में आते हैं तो वहां वो मिस्टर हिकी और जॉर्ज गिब्सन को पकड़ लेते हैं। हालांकि उसने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था कि वो दोनों कर क्या रहे थे, मगर उनकी बातों और घबराहट और पैंट पहनने से कोई बच्चा भी समझ जाता कि हो क्या रहा था। इस तरह के घिनौने काम पर सख्त पाबंदी थी, क्योंकि शिप के कैप्टन ही एक धार्मिक इंसान थे और ये रॉयल नेवी थी, कोई मजाक तो नहीं था। लेफ्टिनेंट एरविन को गुस्सा बहुत आया था, मगर वो ज्यादा कुछ कहते नहीं और गिब्सन को एक काम देकर वहां से चले जाते हैं। गिब्सन घबराया हुआ था, कहता है कि वो कैप्टन को बताने वाले हैं, शायद हमें कोड़े पड़े या हमारा कोर्ट मार्शल हो। मिस्टर हिकी को यकीन था कि वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उसने हमें ये सब करते हुए नहीं देखा, बस शक हो गया। वो कहता है कि लेफ्टिनेंट एरविंग एक धार्मिक इंसान है, वो गड़बड़ से घबराते हैं। मुझे नहीं लगता वो कोई नई मुसीबत मोड़ लेंगे, हम पहले ही कम मुसीबत में है क्या। गिब्सन कहता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो हिकी कहता है कि फिर कोड़े लगने से भी बुरी सजाएं हो सकती है। खैर इन दोनों की कुछ और बातें भी सामने आएगी। रात में फ्रांसिस को जागता देखकर मिस्टर थॉमस ब्लैंकी उनसे बात करने आते हैं। फ्रांसिस कहता है कि हालात बहुत कठिन हैं। मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, पश्चिम में सर जॉन रॉस के साथ आपने इससे भी बुरे हालात देखे थे, ये समय भी कट जाएगा
मगर फ्रांसिस कहते हैं कि इस बार हालात कुछ अलग है। आपको क्या लगता है कि ये बर्फ क्या क्या मुश्किलें पैदा कर सकती है? अगर हमें एक और सर्दी यहाँ बितानी पड़ी तो हालात क्या होंगे? मिस्टर ब्लैंकी असल में बर्फ के मिजाज को पढ़ सकते थे। कहते हैं कि बर्फ बढ़ती जाएगी, ये हमारे जहाजों को ऊपर उठा देंगे, शायद हम इतना प्रेशर झेल ना पाए और तब या तो हम बर्फ के ऊपर होंगे या बर्फ के नीचे। फ्रांसिस कहता है कि उस सूरत में तो हम मारे जाएंगे। मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि दुआ कीजिए हम बर्फ के ऊपर ही रहे। वैसे याद रहे मिस्टर ब्लैंकी फ्रांसिस के बहुत अच्छे दोस्त भी है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि ये सीरीज सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई है, तो बाकी कहानियों की तरह सब कुछ बहुत खुलकर नहीं बताया गया। किरदार बहुत ज्यादा है और हर एक को समझने में मुश्किल होती है, पर एक बार जब ये समझ में आ जाए तो कहानी भी बहुत अच्छी लगने लगती है। अब हम जाएंगे उस लीड पार्टी के पास जो पश्चिम में गई थी। एक हफ्ते के थका देने वाले सफर के बाद ये टोली किनारे तक पहुंच गई थी, मतलब के किंग विलियम लैंड के किनारे पर। असल में जो ये जमी हुई बर्फ है ये समंदर है और सर्दी की वजह से ये जम चुका है। और ये पत्थरों वाला इलाका किंग विलियम लैंड है, ये काफी बड़ा इलाका है, आगे और भी जानेंगे। खैर 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें कैन नजर आता है। कैन पत्थरों से बनाई गई एक जगह होती है जहां खोजकर्ता सबूत के तौर पर कुछ चीजें रखते हैं, खासकर लेटर्स, जानकारी आने वाले लोगों के लिए। खैर इसे देखकर वो लोग खुश थे। वहां पहुंचकर ये कैन में अपना भी एक संदेश छोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि इसे कैंटन से आने वाले अंग्रेज व्यापारी पढ़ ले। इस टोली को लेफ्टिनेंट गॉर लीड कर रहे थे। वो बाकी सबको आदेश देते हैं कि तुम लोग स्लेज के साथ कैंप लगाओ, हम दूसरे कैन को ढूंढने जाते हैं। असल में इस किंग विलियम लैंड पर पहले भी लोग आ चुके थे, जिसमें सर जेम्स रॉस का नाम सबसे ऊपर में आता है। वो अपने जमाने के मशहूर खोजकर्ताओं में से एक थे और उसी ने इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज का काम इन्हें सौंपा है। खैर अब ये दूसरे कैन को ढूंढने जाते हैं। जब ये रवाना हुए, पता नहीं गुडसर ने ऐसा क्या देखा जो वो उन्हें आवाज लगाता है, मगर वो बहुत दूर जा चुके थे। ये टोली जब वापस लिच की तरफ आती है, शाम हो चुकी थी, मौसम भी खराब था, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने पूरी बोट ही उलट दी थी, जिससे बोट को काफी नुकसान हुआ था। ये एक बालू का काम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बोट काफी भारी थी। गुडसर का कहना था कि शायद वो एक से ज्यादा थे, मगर असलियत ये है दोस्तों कि ये काम बालू का नहीं है, जो अंत तक तो राज ही रहेगा। मगर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम उस चीज के बारे में जान जाएंगे। खैर रात तो ये लोग वहीं पर बिताने वाले थे, इसलिए कैंप लगाते हैं। रात को मौसम खराब हो जाता है, ये लोग टेंट में छुप गए। उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है। उन्हें लगा ये कोई भालू होगा, इसलिए वो सभी बंदूक लेकर उसे मारने बाहर आते हैं। तब तक लेफ्टिनेंट गौर और उसके साथ गया सैनिक भी लौट आया था। उनका भी कहना था कि उन्होंने इस जानवर की आवाजें सुनी और वो उनका पीछा करते हुए कैंप तक पहुंच गया। ये सभी हथियार लिए बाहर आए ताकि उसे मार सके, मगर इनसे एक गलती हो गई। जानवर के बजाय वो एक स्कीमो आदमी को गोली मार देते हैं जो अपनी बेटी के साथ था। शायद वो दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। अब इससे पहले कि गुडसर उसकी मदद करे, उसे कैंप से कुछ आवाजें आई। जब वो देखने गए तो वहाँ एक विशाल और बड़े ही अजीब से जानवर ने हमला किया था। वो लेफ्टिनेंट गौर को ले जाते हैं और हमें सुनाई देती है डॉक्टर गुडसर की एक चीख। वहाँ टेरर जहाज पर मिस्टर हिकी फ्रांसिस के केबिन की मुरम्मत कर रहे थे। फ्रांसिस आता है तो दोनों की कुछ बातें होती है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि तुम आयरलैंड से हो ना, तो हिकी बताता है कि हाँ सर, और इनकी बातों से हमें आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच के तनाव की झलक भी मिलती है। इस जमाने में इनके बीच कुछ युद्ध हुए थे। फ्रांसिस कहता है कि लीड पार्टी भी लौट आई है और खबर अच्छी नहीं है, जिस पर हिकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई अच्छी खबर आएगी सर। तभी एर्विंग आकर बताता है कि आखिरी सर्च पार्टी लौट आई है, लेकिन उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई। पता चलता है कि लेफ्टिनेंट गौर की मौत हो चुकी है और वो लोग अपने साथ एक एस्कीमो व्यक्ति को लेकर आए हैं जो गोली लगने से बुरी तरह घायल है। मिस्टर गुडसर कहते हैं कि मैंने 2 दिन इनकी देखभाल की, लेकिन इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि गोली इनके दिल पर दबाव डाल रही है। डॉक्टर स्टैनली कहते हैं कि मैं इस स्कीमो को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो गुडसर कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गौर के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। वो सर जॉन से इजाजत मांगते हैं तो वो गुडसर को ऑपरेशन करने की इजाजत दे देते हैं। इस व्यक्ति के साथ उसकी बेटी भी थी।
कहानी में तो इसे लेडी साइलेंस का नाम दिया गया है, मगर चूंकि इसका असली नाम नाइव है तो हम इसे नाइव कहकर ही पुकारेंगे ताकि आसानी हो। नाइव अपने एस्किमो वाली भाषा में बात कर रही थी। वो गुडसर से कहती है कि मेरे पिता को हाथ मत लगाओ। तब फ्रांसिस उसे उसकी भाषा में समझाता है कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। फ्रांसिस आर्कटिक में पहले भी आ चुका था, इसलिए उसने यहाँ की लोगों की भाषा सीख ली थी। गुडसर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर गोली शरीर में काफी गहराई तक जा चुकी थी, इसलिए उन्हें बचाना मुश्किल था। ये सुनकर नाइव रोने लग जाती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाए, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, टुम्बाक मेरा हुक्म नहीं मानेगा। ये सब वो अपनी भाषा में कह रही थी, इसलिए बाकी सबको समझ नहीं आती। और आपको तो याद ही होगा कि इस टुम्बाक का जिक्र कहानी के पहले भाग में आ चुका है। और इस आदमी को गौर से देखे तो दरअसल ये आदमी वही है जो मरने से पहले डेविड यंग को दिखा था। यानी कि यहाँ कुछ तो चल रहा है जो सही नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ आए लोगों की समझ से तो बाहर है और ना ही वो कभी समझ पाएंगे। यहाँ किसी को भी नाइव की बातों की ज्यादा समझ नहीं आ रही और कुछ ही देर में उस एस्किमो की मौत हो जाती है। हालांकि दम तोड़ने से पहले नाइव चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये बहुत जरूरी है कि ये बर्फ पर अपनी जान दे दे, मगर वो उसे बाहर नहीं ले जा पाते और उसकी मौत जहाज पर ही हो गई। बाद में गुडसर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि उन्हें भालू की आवाज आई थी, उसे मारने वो सभी तूफान में बाहर निकले थे। तब उन्होंने एस्किमो को भालू समझकर गोली मार दी। तूफान में मिस्टर गौर कहीं गायब हो गए। हमने 1 किलोमीटर तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की, उन्हें लाश तो नहीं मिली, लेकिन एक जगह बहुत ज्यादा खून पड़ा था और इतना खून बहने से कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए उन्हें मुर्दा समझकर हम वापस लौट आए। उनकी मौत कैसे हुई हमें इसकी कोई खबर नहीं, हो सकता है वो भालू का शिकार बन गए हो। सर जॉन बर्फ के बारे में पूछते हैं तो गुडसर बताते हैं कि बर्फ पिघलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि किंग विलियम लैंड के समुद्री किनारों पर जमी बर्फ की मोटाई लेफ्टिनेंट गौर की उम्मीद से कई ज्यादा निकली। बाद में फ्रांसिस नाइव से बात करता है। वो औरत अपने पिता की मौत पर बहुत दुखी थी। फ्रांसिस उसे कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन अगर तुम अपने लोगों के बारे में हमें बताओ तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। नाइव कहती है कि अगर तुम्हें मदद करनी ही है तो अपने जहाज लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। फ्रांसिस कहते हैं कि हमारे जहाज यहाँ फंसे हैं, बर्फ पिघलने से पहले नहीं निकल सकते। तब नाइव अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से ना निकले तो गायब हो जाओगे। और ये बातें फ्रांसिस और उसके साथियों को उलझन में डाल देती है, साथ ही हम दर्शकों को भी। एक बात और थी कि इस एस्किमो आदमी की जुबान कटी हुई थी, तो आप इस बात को भी याद रखें। यहीं पर इस कहानी के दूसरे भाग का भी अंत होता है। आगे जानेंगे क्या हुआ, चैनल के साथ जुड़े रहिए।